नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 4 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। मैं हर दिन एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट और एनालिसिस होते हैं जो अंत तक आते हैं और अंत तक मेरा भी फ्लो थोड़ा सा अच्छा बनता है, तो मैं भी पूरे फुल फॉर्म में पढ़ाता हूँ मैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको जानने चाहिए पीटी मेंस दोनों के दृष्टिकोण से, और अपडेट है कुछ आपके लिए। पीटी फैक्ट से जुड़े हुए चीज़ बिहार स्पेशल को लेकर है, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं। ये अपना नया चैनल है, इसका क्या नाम है, स्टडी फॉर ज्ञान करके इसका नाम है। ओके, क्यों बनाया है इसका पर्पस मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी जो अपना स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस है ये बंद गया है थोड़ा सा, इस पर बीपीएससी रिलेटेड कंटेंट अधिक डालते हैं और इसका सीमित क्षेत्र है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हर चीज़ को पढ़ाना है। लेकिन ये जो चैनल होगा इस पर परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर होगा कि भाई आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, और इस पर जो कंटेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसका डाइवर्सिफाइड होगा। कभी देश विदेश के मुद्दे हो सकते हैं, कोई किताब हो सकता है, कोई पोएम हो सकता है, कोई आईआर का टॉपिक हो सकता है या कोई करंट का टॉपिक हो सकता है। जो मुझे अपने मन से एक्सप्लेन करना होगा मैं ही वीडियो बनाऊंगा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करूंगा इस चैनल के थ्रू कि आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, देश को देखने का नज़रिया है, समाज को देखने का नज़रिया है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सके। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। हेडिंग क्या है आज के पेपर का, तो देखिए अभी तो ज्ञानवापी परिसर जो है, ज्ञानवापी को खूब ज़्यादा हवा दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एएसआई ने सर्वे किया है, जो भी फैसला होगा वो जब फैसला हो जाएगा तब हम जान लेंगे। बाकी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और उसके बारे में डिटेल बताया था मैंने। बनारस का ये मुद्दा है। इसी तरह से एक और मुद्दा है जो केशव राय मंदिर है, कहाँ पर है ये, तो ये जन्मभूमि जो मथुरा में है, भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है, मैं गया हुआ हूँ। तो जन्मभूमि के ठीक ऊपर मस्जिद के दो डोम बने हुए, डोम क्या होता है, गुंबद बने हुए हैं, दो डोम। तो उसको लेकर भी विवाद है कि वो जन्मभूमि मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। औरंगजेब के कार्यकाल में एक विभाग अलग से बनाया गया था मंदिरों को तोड़ने के लिए। तो अच्छा होता इस चीज़ को लेकर वाद विवाद नहीं होता, दोनों तरफ से जो हिंदू पक्ष है मुस्लिम पक्ष हैं, दोनों अपनी तरफ से पहल करके इसको सुलझा लेते तो देश में सौहार्द का वातावरण बनता। न्यायालय इसको सुलझाती है तो ज़बरदस्ती का मामला लगता है, सौहार्द बिगड़ता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है। चलिए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं, देखते हैं आर्टिकल क्या आया हुआ है आज। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या है भाई, तो डिजिटल पब्लिक गुड्स ऐसे डिजिटल पाथवे हैं जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और समाज को समग्र रूप से लाभ पहुंचाने में भूमिका अदा करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसे अवसंरचना जो सामान्य जनता के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, जो लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हॉस्पिटल भी आएगा, आपका सड़क भी आएगा, हाईवे भी आएगा, एयरपोर्ट भी आएगा, स्कूल भी आएगा। ये सभी किसके द्वारा उपयोग किए थे, जनता के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसे डिजिटल अवसंरचना जिनका उपयोग जनता अपनी सुविधाओं के लिए करती है या सरकार इस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग जनता को कुछ सुविधा पहुंचाने के लिए करती है। यूपीएससी वालों ने 2020 से पूछा कि निम्न में से कौन सा क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है, क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। तो इस तरह के सवाल आपको पीटी और मेंस दोनों में देखने को मिल सकते हैं। क्या है भाई, तो ये देखिए डीपीजी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्मित है, जिसमें खुले ओपन इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म शामिल है जो उपयोग और विकास के लिए हर किसी के लिए सुलभ हो। अब क्या है भाई, भारत इस क्षेत्र में अग्रणी हितधारक के रूप में आधार, कौन कौन से अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आधार, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेट्स सहित विभिन्न डीपीआई प्रयोगों को लागू किया गया है। इन पहलों ने डिजिटल परिदृश्य में क्रांति ला दी है, जहां विभिन्न क्षेत्र में वित्तीय और सामाजिक समावेशन सक्षम हो रहा है। भारत का डीपीआई परितंत्र, जिसे इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है, इंडिया स्टैक का मतलब क्या होता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, परस्पर जुड़े हुए लेकिन स्वतंत्र ब्लॉक से बने हैं जो पहचान, भुगतान, डेटा साझीकरण, सहमति तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इंडिया स्टैक की मॉड्यूलर परतें डिजिटल क्षेत्र में नवाचार, समावेशन, प्रतिस्पर्धा के अवसर सृजित करते हैं। अब खुद ही सोचिए, यूपीआई, आधार, बैंक अकाउंट या अलग अलग जो और भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, इनसे हमारे देश में क्या क्रांति आई है। इमेजिन कीजिए 2016 से पहले का दुनिया और 2017-18 के बाद की दुनिया को इमेजिन कीजिए एक बार।
कि उससे पहले जब 3G सर्विस चलती थी तो क्या हमारे यहाँ इंटरनेट का इतना प्रसार था? क्या आप घर बैठे बैठे मेरा वीडियो सुनने के लायक थे? नहीं थे, जबकि आप तो वही थे। बस क्या हुआ है, स्मार्टफोन सस्ते हो गए हैं, इंटरनेट सस्ता हो गया है, 4G आने के बाद स्पीड बढ़ गई है, जिससे क्या हो गया, एक्सेस आसानी हो गया है थोड़ा सा। तो इसी के कारण क्या सो हो रहा है, तो रोज़गार में वृद्धि हो रही है, अलग अलग क्षेत्र खुल रहे हैं अवसरों के, और लोगों को जहां घर बैठे हैं वहीं पर सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कमाल है। इंडिया स्टैक क्या होता है? इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है। इंडिया स्टैक क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या होता है? अभी जो यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो आपके सामने स्क्रीन खुला हुआ वो भी एक इंटरफेस है, ठीक ना। व्हाट्सएप ऐप जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने जो खुल कर आता है वो भी एक इंटरफेस है। व्हाट्सएप क्या करता है भाई? तो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। दो लोग हैं, ए व्यक्ति है कहीं पर बैठा हुआ पटना में, बी व्यक्ति है कहीं पर बैठा हुआ मुजफ्फरपुर या वैशाली में, इनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। ये दोनों अपने अपने काम यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो इंडिया स्टैक इसी तरह का एक इंटरफेस है जो क्या करता है, जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप, डेवलपर्स को प्रेजेंसलेस, पेपरलेस और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अद्वितीय डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति देता है। कौन कौन से लोग? जैसे फ्लिपकार्ट है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट का एक उदाहरण लेते हैं। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक ऐप है। ये किसको किसको जोड़ता है? ये सामान बेचने वाले, सामान खरीदने वाले और सामान को पहुंचाने वाले, इन तीन लोगों को जोड़ता है ये फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट कंपनी तो दूसरी हो गई, तीन लोगों को मुख्य रूप से जोड़ता है। सामान बेचने वाले ने अपना सामान वहाँ पर डाल दिया, उसका प्रोफाइल बनाकर डाल दिया वहाँ पर। सामान खरीदने वाले ने उस पर क्लिक किया। अब सामान पहुँचाने वाले का काम शुरू हो जाएगा। वो क्या होता है? वो होता है आपका घर तक सामान पहुँचाना, किसी और कंपनी का काम होता है, वो ठेका पर लिया जाता है अलग अलग कंपनियों के द्वारा। तो इससे क्या होता है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं जिसका नाम है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजन या कोई और। इसी तरीके का भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया स्टैक के नाम से, जिस पर सरकार, व्यवसाय, स्टार्टअप, डेवलपर्स, प्रेजेंसलेस, कोई जरूरी नहीं, व्यक्तिगत प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है, पेपरलेस, कैशलेस सेवा वितरण सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। यह आबादी के पैमाने पर पहचान, डेटा, भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करने का लक्ष्य रखता है। इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण किसी एक देश तक सीमित नहीं है, किसी भी राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र हो। इस परियोजना के संकल्प और पहली बार कार्यान्वयन भारत में किया गया, जहां करोड़ों व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा इसे तेजी से अपनाने से वित्तीय और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में मदद मिली तथा देश इंटरनेट युग के लिए तैयार हो सका है अभी तक। आगे क्या है अब? इंडिया स्टैक, ये फोटो ध्यान रखिएगा। समावेशी डीपीआईज के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? समावेशीता का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव क्या मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि समावेशी का मतलब होता है कि सभी तक पहुंच होनी चाहिए और समान वितरण होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब ही यही होता है ना। इंक्लूसिव का मतलब, समावेशन का मतलब क्या होता है कि सभी तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर तक ही सीमित रहे। छोटा सा दरभंगा जिले में भी पहुँचना चाहिए, पटना में भी पहुँचना चाहिए, उससे छोटा शिवहर जिला में भी पहुँचना चाहिए। ये क्या कहलाएगा? समावेशन कहलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंबानी साहब के पास ही हो सब कुछ टेक्नोलॉजी। सामान्य लोग जो हैं, उनके घर में जो गार्ड का काम करते हैं, उनके तक भी सब कुछ पहुंचना चाहिए। इसी को समावेशन कहा जाता है। डीपीआई का समावेशन का मतलब क्या हुआ? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सभी के लिए उपलब्ध हो। ऐसा नहीं हो कि केवल अमीर वर्ग या बिजनेसमैन या सरकार या खरीदारों के लिए सिर्फ उपलब्ध हो, सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। उपयोगकर्ता की आवश्यकता एवं पसंदों को प्राथमिकता देना, प्रौद्योगिकी जोखिम को कम करना और विविध समूहों को सेवा देना, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्मार्टफोन तक सीमित पहुंच रखते हैं या निम्न डिजिटल साक्षरता रखते हैं। नीति और उद्देश्य क्या है? नियामक ढांचे के तहत एक प्रमुख नीति उद्देश्य के रूप में समावेशन को शामिल करना, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा सुरक्षा, गोपनीयता सुनिश्चित करना एवं क्षेत्रों तथा समुदाय के बीच सूचना और समानता से बचना। ओके। यूज केस का विकास करना मतलब वंचित वर्गों की पहचान करना, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप यूज केसेस विकसित करना, अलग अलग डेटा संग्रह फीडबैक तंत्र के माध्यम से कमजोर उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव को नियमित रूप से निगरानी करना। संलग्नता का मतलब क्या होगा? ऑफलाइन चैनल्स, संस्थागत क्षमता निर्माण, विश्वास निर्माण,
जागरूकता सृजन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को साथ संलग्न बनाना, कमजोर उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या सामुदायिक हितधारक जैसे विश्वसनीय मानवीय संपर्क बिंदुओं का लाभ उठाना। भारत के लिए समावेशी डीपीआई के क्या क्या लाभ होंगे, अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समावेशी हो जाए तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, एक बार इस पर नज़र मारिएगा। आपसे लाभ हानि ही पूछेगा और कुछ एग्जाम्पल पूछ सकता है डीपीआई के कि क्या क्या हैं ये। देखिए क्या सब है। पहला, समावेशी डीपीआई एक अधिक समता मूलक सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जो सभी नागरिक और संगठनों को समान रूप से आवश्यकता प्रदान करती है। धन अंतराल में कमी, धन अंतराल को कम करना, एक कुशल और प्रत्याशित डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को गति दे सके। डिजिटल समावेशन और सशक्तिकरण भी होगा इससे। सभी तक जब सूचनाएं पहुंचेंगी तो नागरिक सशक्त होते हैं, जनता सशक्त होते हैं। हाँ, लेकिन सूचनाएं सही पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे टीवी पर एक ही व्यक्ति का गुणगान हो रहा हो। ये सूचनाएं नहीं होती हैं, ये प्रोपोगेंडा होता है। ओके। उन्नत सेवा वितरण, समावेशी डीपीआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफॉर्मेशन को बांटने का भी तो काम करेगा। तो ये समावेशी विकास में, शिक्षा में, शासन में, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में, इन सब में मददगार होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। डिजिटल चैनलों के माध्यम सरकारी एजेंसियां नागरिकों तक अधिक कुशलता से पहुंच सकती है। नौकरशाही बाधाएं कम हो सकती है। इससे बेहतर सेवा परिणाम सुनिश्चित किया जा सकता है। कम लेन देन का लागत होगा। जैसे भारत सरकार क्या करती है, अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र करती है, तो ये भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही भाग हो सकता है। इनमें लागत कम हो जाएगा। डेटा संचालित शासन और निर्णय प्रक्रिया, हमें डेटा मिल जाएगा। जैसे अभी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो वो डेटा स्टोर करके रख लेती है गूगल। अगर सरकार के पास इतने डेटा होंगे तो उसको ये भी पता होगा कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस व्यक्ति की आय दशा क्या है। आप सोचिए, आप दिन भर में मान लीजिए 4 सामान का शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन बैठे बैठे, तो जो डिजिटल कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, इनको क्या अंदाज़ा लगेगा कि इस आदमी की क्रय शक्ति क्षमता जो है वो ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपने कभी जीवन में कोई शॉपिंग ही नहीं किया तो उसको क्या लगेगा, उसको अंदाज़ा लगाता है एआई बैठे बैठे कि इस आदमी की क्रय क्षमता जो है वो सीमित है, या तो ये व्यक्ति ऑनलाइन ख़रीदारी नहीं करता है। इस सब को क्या कहा जाता है, ये सब डेटा स्टोर होते रहते हैं आपके। तो ये जब सरकार के पास डेटा पहुंचेगा तो सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ काम कर पाएगी। उन्नत कृषि पद्धतियाँ विकसित होंगी। आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया भी इससे सुगम होगा। भारत में डीपीआई संबंधित चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, अवसंरचना तक पहुँच का अभाव है, अभी भी बिजली नहीं उपलब्ध है, कंप्यूटर नहीं उपलब्ध है, स्मार्टफोन की उपलब्धता कम है, लोगों की आय कम है, इंटरनेट की उपलब्धता बहुत ख़राब है। आज भी 5G की तरफ हम जा रहे हैं, 4G ढंग का नहीं चल रहा आपका। 4G में ही स्पीड GBPS में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पा रहा है। MBPS भी जाता है मुश्किल से 4G में। डिजिटल डिवाइड है, ग्रामीण और शहरी भारत में डिजिटल डिवाइड है, पूर्वी और पश्चिमी भारत में डिजिटल डिवाइड है, उत्तरी और दक्षिणी भारत में डिजिटल डिवाइड क्रिएट है, महिला और पुरुष के बीच में डिजिटल डिवाइड क्रिएट है, और ग्रामीण में भी अलग अलग जो गरीब वर्ग हैं और अमीर वर्ग हैं उनके बीच में भी डिजिटल डिवाइड क्रिएट हुआ है। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि कौन किस चीज़ को डिजिटली अधिक उपयोग करते हैं, इसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। ओके। वहनीयता अधिक है अभी भी। डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध हो तो इंटरनेट तक पहुंच और डिजिटल उपकरणों की लागत कई व्यक्तियों और परिवारों के लिए मतलब अधिक हो सकती है, उनकी आय से अधिक हो सकती है। भाषा और कंटेंट संबंधी बाधाएं भी हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं में कंटेंट का प्रभुत्व गैर अंग्रेजी भाषी लोगों को या उन लोगों को अपवर्जित करता है जो किसी प्रमुख भाषा में कुशल नहीं है। क्या ज़रूरी है हर चीज़ को इंग्लिश में ही उपलब्ध करवाना, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जिस तरह से आकाशवाणी का कॉन्सेप्ट लाया गया था भारत सरकार के द्वारा कि आकाशवाणी का क्या काम होता था कि क्षेत्रीय भाषाओं में उसका प्रचार होता था। जैसे आकाशवाणी दरभंगा केंद्र है, तो ये क्या है भाई, तो वहाँ की मैथिली भाषा में भी बहुत सारे प्रसारण होते हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसी तरह से सरकार को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भाषाओं की बाध्यता जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए, कंटेंट की जो कमी है उसको समाप्त कर देना चाहिए। ओके। शारीरिक और सज्ञानता की विकलांगताएं में डिजिटल प्लेटफॉर्म सीमित पहुंच सुविधाएं और डिजाइन संबंधी सीमितता के कारण विकलांग व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने तथा उनका उपयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाथ का अंगूठा चाहिए। अब जिस व्यक्ति का हाथ का अंगूठा नहीं है या वो हाथ नहीं दे सकता, अंगूठा नहीं दे सकता, उसके साथ क्या होगा, तो ये भी तो एक डिवाइड क्रिएट करता है कि आपने सबके लिए नहीं बनाया हर चीज़ को। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी भी चिंताएं हैं। भौगोलिक विषमता है, दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जियो वगैरह तो अच्छा चलता है, मेरे गाँव में तो जियो दिल्ली से अच्छा चलता है, लेकिन दूर दराज के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता आज भी नहीं है। ना तो बिजली की उपलब्धता है, ना इंटरनेट की उपलब्धता है, ना सही पानी की उपलब्धता है, ना किसी भी चीज़ की मूलभूत आवश्यकता की उपलब्धता है। और आप विकास की बात कर रहे हो, 70-75 साल हो गए। चलिए, ये कुछ क्रिटिसिज्म भी कर दिया है
मैंने। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को ध्यान में रखिएगा, ये किस प्रकार से लोगों के जीवन को बदल सकता है इसको ध्यान में रखिएगा। 14 मिनट का ये डिटेल आर्टिकल डिस्कशन होता है शुरुआत में। अब हम लोग दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं। ओके, अगला न्यूज़ क्या है आपके लिए, देखिए ये क्या है। ये प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया है 28 जुलाई को प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एंड मेंस एग्जामिनेशन। पीटी में भी पूछ सकता है आपसे, मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है आपसे इसके बारे में। प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है। 28 जुलाई 2023 को पृथ्वी प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया। यह वर्ष का वह समय होता है जब संपूर्ण विश्व में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की क्षमता से अधिक हो जाती है। संपूर्ण विश्व में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन जो इतना हुआ है पूरे दुनिया में, अपशिष्ट का मतलब होता है प्लास्टिक कचरा। ये कचरा नहीं लिख सकते क्योंकि थोड़ा सा शब्दों की सीमा होती है, मर्यादित लिखने चाहिए। कचरा, प्लास्टिक का कचरा, दुनिया में जितना प्लास्टिक का कचरा उत्पादित हुआ है, दुनिया जितना प्लास्टिक के कचरे का प्रबंधन कर सकती है या उनको मैनेजमेंट कर सकती है, उनको मैनेज कर सकती है या उनको रिसाइकल कर सकती है। मान लीजिए पूरी दुनिया का क्षमता है कि पूरी दुनिया मिलकर 100 kg मात्र प्लास्टिक का प्रबंधन कर सकती है। दुनिया में प्लास्टिक कचरा कितना उत्पन्न किया गया है तो 200 किलो। अब ये ओवरशूट डे कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ओवरशूट डे के आपने जितना प्रबंधन की क्षमता है उससे ज़्यादा आपने प्लास्टिक का उत्पादन कर लिया है। बाकी के 100 किलो आप क्या करोगे, ले जाकर पड़ोस के किसी घर में खाली ज़मीन पर फेंक आओगे या किसी पानी वाले तालाब में फेंक दोगे, कुएं में फेंक दोगे या कहीं पर जंगल में छोड़ आओगे। इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वो प्लास्टिक के छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक बन जाएंगे और आप ही के खून में दौड़ेंगे प्लास्टिक। बहुत सारे समुद्री जीवों के भोजन में प्लास्टिक पाए जाते हैं, भोजन में उनके मतलब फूड चेन में प्लास्टिक घुस गया है, इंसान के फूड चेन में प्लास्टिक घुस चुका है। इस चीज़ का वो पता होना चाहिए। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे होता है ये। प्लास्टिक ओवरशूट डे अर्थ एक्शन स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्लास्टिक प्रदूषण के चिंताजनक मुद्दों और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है बंधुओं, प्लास्टिक ओवरशूट डे का निर्धारण देश के कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता और प्लास्टिक खपत के अंतर को MWI के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण संकट रिपोर्ट बताया गया कि 2023 में 6,86,42,999 टन अतिरिक्त प्लास्टिक अपशिष्ट प्रकृति में प्रवेश करेगा, जो गंभीर प्लास्टिक प्रदूषण का संकेत देता है। आपको मैं बताता हूँ, एक ग्रेट प्लास्टिक पैच है। कहाँ पर है ये, प्रशांत महासागर। आपको याद है प्रशांत महासागर नाम का एक चिड़िया नहीं प्रशांत महासागर है। इसके उत्तर मध्य भाग में ग्रेट प्लास्टिक पैच है। इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हैं। होता क्या है, इसके अगल बगल के जितने भी देश हैं ये क्या करते हैं, इसमें प्रशांत महासागर को इन्होंने कचरा बॉक्स के तौर पर उपयोग किया हुआ है। जहाज में प्लास्टिक भर कर ले जाते हैं, हाई सी में ले जाकर छोड़ देते हैं। हाई सी का मतलब होता है गहरे समुद्र में ले जाकर उसको प्लास्टिक को जहाज से उल्टा कर छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जलधाराएं जो घूमती रहती इर्द गिर्द, उसमें प्लास्टिक फंसकर बीच में एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं पूरा का पूरा प्लास्टिक। कुछ साल पहले इसको साफ़ करने का कार्यक्रम शुरू किया है। कुछ दुनिया के एजेंसियों ने, कुछ NGO ने मिलकर, कुछ स्टार्टअप ने इसको साफ़ करने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये ग्रेट प्लास्टिक पैच है, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये आस पड़ोस के देश हैं जो पर्यावरण पर बहुत हो हल्ला करते हैं, उन्हीं का करतूत है ये, उन्होंने ये सब काम किया है। ओके, देखिए क्या है इस रिपोर्ट में 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए 12 देश जिम्मेदार है। दुनिया के 52% प्लास्टिक जो अपशिष्ट कचरा उत्पादन होता है प्लास्टिक का, उसके लिए ये देश जिम्मेदार है। क्यों बता रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि आपका मेंस का जो है ना एग्ज़ाम, वो इतना डाइवर्सिफाई हो गया है ना कि उसमें कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वहाँ पर पूछेगा, फिर आप वहाँ तारे देखेंगे, ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सुनिए इसको। कौन कौन से देश हैं, तो चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, कजाकिस्तान और भारत शामिल है। भारत भी शामिल है इन देशों में। ये दुनिया के 52% प्लास्टिक का उत्पादन ये 12 देश ही करते हैं। ओके, सबसे अधिक कुप्रबंधित प्लास्टिक प्रतिशत वाले 3 अफ्रीका में हैं। मोजाम्बिक 99.8%, नाइजीरिया और केनिया शामिल है, जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन करने में ये लोग टॉप पर हैं। ओके, अगला क्या है, अगला देखिए क्या है
98.55 प्लास्टिक के साथ भारत MWI में चौथे स्थान पर है। बहुत सुंदर भाई। शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक, प्लास्टिक पैकेजिंग और एकल उपयोग प्लास्टिक सहित शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक वार्षिक उपयोग के लिए किए जाने वाले कुल प्लास्टिक लगभग 37% होते हैं। एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक जिसको भारत बैन कर दिया गया, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए प्लास्टिक का तो कुर्सी भी होती है, बहुत सारे सामान भी बनते हैं और बहुत सारा कुछ प्लास्टिक का बनता है। प्लास्टिक बहुत उपयोगी चीज़ होती है ना। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है जिसको एक बार यूज़ करके हम फेंक देते हैं वो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाती है। जैसे बर्ड्स जो होते हैं, जैसे स्ट्रॉ वगैरह जो होते हैं, ग्लास होते हैं, प्लेट होते हैं, ये सभी जो हम फेंक देते हैं एक बार यूज़ करके। पॉलीथीन होता है, शिखर गुटखा और बाकी चीज़ों जो नमकीन वगैरह के पैकेट होते हैं, ये सब दूध की थैलियाँ होती हैं, पानी के बोतल होते हैं, ये रीयूज नहीं कर सकते आप इनका। तो इनको क्या करते हैं हम लोग इनको फेंक देते हैं और उसी से क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। 37% पॉल्यूशन उसी से क्रिएट होता है। ओके। भारत के मामले में प्लास्टिक ओवरशूट डे। देश में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, इसकी अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक होने के कारण भारत के लिए 6 जनवरी 2023 को प्लास्टिक ओवरशूट डे के रूप में मनाया गया। 6 जनवरी 2023 को ही हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे मन गया। ओके। भारत के प्रति व्यक्ति खपत 5.3 किलोग्राम है, जो वैश्विक जो औसत है 20.9 किलोग्राम, उससे काफ़ी कम है। अपने यहाँ प्लास्टिक का उपयोग वैसे भी कम करते हैं हम लोग, मजबूरी बस ही होता है तभी करते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे को जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो न्यूज़ है वो लोकसभा में भारत सरकार ने कुछ बोला है, उसके से जुड़े हुए चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सवाल आते हैं। देखिए क्या है कि चर्चा में है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लोकसभा में सूचित किया कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की गई है। तो किसानों के क्षेत्र से जुड़े हुए कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं भारत में और वो किस किस प्रकार से काम करती है, किन क्षेत्रों के लिए काम करती है, कृषि में भी किस फसल के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, इसको एक नज़र मार लेते हैं हम लोग, जिससे आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाएंगे पीटी मेंस में तो आप उसका आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना संघ सूची के विषयों पर आधारित होती हैं, वे केंद्र द्वारा तैयार की जाती हैं। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा अभिकल्पित, नियोजित और पूरी तरह से वित्त पोषित होती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, खेलो इंडिया योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कुछ उदाहरण होते हैं। इन योजनाओं के ध्यान में रखिएगा कौन कौन से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं और क्या है, ये पूरी तरह से वित्त पोषित होती है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है और सेंट्रल सेक्टर योजना होता है, अंग्रेजी में इसको यही बोलते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो होती है जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है। जैसे सामान्य राज्य में 60 और 40 का रेशियो होता है। बिहार सरकार को 60 रुपया इस योजना के लिए केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया बिहार सरकार खर्च करेगी। विशेष राज्यों में जो 90 और 10 का रेशियो होता है कि 90 रुपया केंद्र सरकार देगी किसी पर्टिकुलर योजना के लिए और 10 रुपया वो राज्य सरकार खर्च करती है। तो ये विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए मांगते हैं। यह मूल रूप से एक माध्यम है जिसका उपयोग केंद्र सरकार राज्यों को उनकी योजनाओं को संचालित करने, वित्तीय सहायता देने के लिए करती है। ओके। इन योजनाओं में धन का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि इसका अधिकांश हिस्सा केंद्र द्वारा दिया जाता है। राज्य की भागीदारी का अनुपात अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इसका कार्यान्वयन केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों पर निर्भर करता है। ओके। अगला क्या है, इसी में किसानों के कल्याण हेतु प्रमुख सरकारी योजना कौन कौन से चलाई गई हैं इसके बारे में देखते हैं। पीएम किसान योजना को देश भर के सभी भूमि धारक किसानों के परिवार को आय सहायता प्रदान करना, ताकि वे कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों को वहन करने में सक्षम हो सकें। कुछ अपवादों के साथ यह योजना खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। किसान उत्पादक संगठन FPO, सरकार ने 2020 में 10,000 FPO के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की शुरुआत की है। सेंट्रल सेक्टर है, ये सेंट्रल सेक्टर है। अब आप मुझे बताएंगे सेंट्रल सेक्टर में कौन देती है 100%, तो केंद्र सरकार देती है। ओके। FPO का गठन, संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, जो समूह आधारित व्यापार संगठन क्लस्टर बेस बिजनेस को 5 वर्षों की अवधि के लिए पेशेवर हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान करने के लिए संलग्न करती है, जिसमें संबंधित FPO के व्यवसाय योजना की तैयारी और निष्पादन भी शामिल है। किसानों का एक संगठन होता है, उसको संगठन को क्या करती है, केंद्र सरकार मदद देती है और उनको अपना अपना व्यवसाय शुरू करने में या फूड प्रोसेसिंग में, इन सब चीज़ों में मदद करती है। ऋण लेने में, किसी के लिए कोई मशीन खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना, इन सब में FPO का केंद्र सरकार मदद करती है। सिंपल सी भाषा में इसको यही मतलब था। अगली योजना क्या है, कृषि अवसंरचना कोष।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के जुलाई 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया था। AIF कृषि अवसंरचना कोष क्रेडिट गारंटी, ऋण की मतलब गारंटी, ब्याज अनुदान के माध्यम से सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति, फसल की कटाई के बाद कृषि प्रबंधन के सतत परियोजना में निवेश के एक माध्यम दीर्घकालिक वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करती है। वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करती है AIF के द्वारा भारत सरकार। ओके। खाद्य तेल, ऑयल या पाम पर राष्ट्रीय मिशन कौन से हैं? खाद्य तेल, ऑयल जो होते हैं, खाने वाले तेल होते हैं, या पाम ऑयल पर कौन से मिशन हैं? यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के 2021 में शुरू किया गया। इसे मूलतः उत्तर पूर्वी राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करते खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन को ध्यान में रखिएगा। यह अभियान 21-22 में वर्ष 25-26 तक संचालित किया जाएगा। 21-22 से 25-26 तक 5 सालों के लिए। अगले 5 वर्षों में पाम ऑयल वृक्षारोपण के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों को 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत के 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अर्थात कुल 6.5 लाख हेक्टेयर को कवर किया जाएगा। खाद्य तेल को भारत में आत्मनिर्भर बनाने, खाद्य तेल के दृष्टिकोण से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अब पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने इस मिशन को शुरू किया है और 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करेगा और इससे हम क्या हो जाएंगे? खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अभी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को भी चलाया गया है। यह केंद्र प्रायोजित परियोजना है जिसे वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पेश किया गया था। इसके कार्यान्वयन का उद्देश्य समग्र रूप से वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ाना और मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसको ध्यान में रखिएगा। इन दोनों को जो मैंने बताया है, एक किसानों से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों की चर्चा की है लोकसभा में भारत सरकार ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया है आज आपको? प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में बताया है और भारत का ओवरशूट डे कब हुआ था ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हम लोग चलते हैं फिर से न्यूज़पेपर की तरफ में, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हुए हैं। और भी अगला न्यूज़ भी लोकसभा से संबंधित है। कल लोकसभा में DPDP ये क्या होता है? देखिए, इसका विधेयक पेश किया गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये विधेयक पारित हो जाएगा, यकीन मानिए ये फेवरेट सवाल होगा UPSC का, PCS का, सबका, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट विधेयक है। पूरी दुनिया में पास हो चुका है। यूरोपियन यूनियन में जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है इसको। यूरोपियन यूनियन में ये इसी नाम से जाना जाता है। चीन में भी है व्यक्तिगत कानून, व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए कानून, लेकिन भारत में ये विरोधाभास है। हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। इंटरनेट युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। इतना ज़्यादा हम इंटरनेट डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, लेकिन पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर आज तक हमारे देश में कानून नहीं है। अच्छी बात यह है कि बन रही है। श्री कृष्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर बनाई जा रही है। बहुत बार मैंने चर्चा किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और लोकसभा में कल पारित हो गई है। अब इस कानून के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये जब राज्यसभा से पारित हो जाएगा, जब राष्ट्रपति महोदय इस पर साइन कर देंगे, तब ये एक्ट लागू हो जाएगा। ओके। सभी व्यक्तियों को उनके डिजिटल डेटा की सुरक्षा का अधिकार देने के लिए, हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए आज तक हमारे पास अधिकार नहीं था एक्ट के थ्रू। देखिए, IT एक्ट 2000 है, इसके तहत बहुत सारे कार्रवाई भी किए जाते हैं अगर आपका डेटा वगैरह चोरी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली डेटा के संरक्षण को लेकर हमारे पास कानून नहीं था, जो कि पूरी दुनिया में इसको लेकर कानून 5 साल 10 साल पहले ही बनाया जा चुका है। सभी व्यक्तियों को उनके डिजिटल डाटा की सुरक्षा पर का अधिकार देने के लिए गुरुवार को लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा बिल 2023 को पेश कर दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र में यह बिल राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा। इस बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया गया। आर्टिकल 110 मनी बिल की बात की जाती है, मनी बिल के रूप में पेश किया गया है। मनी बिल और फाइनेंस बिल में आपको अंतर पता होगा। फाइनेंस बिल होता है 117 होता है वित्त विधेयक, और जो आपका मनी विधेयक होता है वो किस में होता है? 110 में होता है आर्टिकल में। ओके। बल्कि सरकार के फंड से वित्तीय खर्च कि प्रावधान की वजह से इसे फाइनेंस बिल के तौर पर पेश किया गया। फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल हर फाइनेंस बिल जो होगा वो मनी बिल होगा ही होगा, लेकिन हर मनी बिल जो होगा क्या वो एक फाइनेंस बिल होगा? नो। ओके। अगला क्या है? इसलिए इस बिल को दोनों सदनों में पारित कराना होगा। विपक्ष के सभी सवालों का सदन में मंत्री की तरफ से जवाब भी दिए जाएंगे। विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर विरोध कर रही हैं कि इस बिल को मनी बिल के रूप में क्यों पेश किया गया। तो डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट है, इसको मनी बिल के रूप में क्यों पेश किया गया है? इसको मनी बिल पेश होने पर क्या होता है? राज्यसभा की शक्तियाँ जो होती है वो सीमित हो जाती हैं मनी बिल को लेकर। ओके।
2017 से डेटा सुरक्षा बिल लाने की तैयारी चल रही। इससे पहले बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नए बिल को तैयार किया गया है। अगर यह बिल दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो किसी व्यक्ति के डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी डाटा लेने वाली संस्था की होगी। अगर आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके अपना डेटा दिया है, डेटा क्या होता है भाई, डेटा आपने डेट ऑफ बर्थ बताया है, अपना फ़ोटो दिया है, साइन दिया, अपना पता बताया है, अपना फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, 10th का डॉक्यूमेंट दिया है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया है, 12th का दिया है या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया है, ये सब आपका डेटा है। सोचिए ये डेटा अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। किसी ऐसे ख़राब व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, बेच सकता है आपके डेटा को, हो सकता है फ़ोटो मॉडिफाइड कर दे, रोल नंबर वही रखे, नाम बदल के किसी और को उपयोग करवा दे। तो ये सब कुछ हो सकता है। आपका आधार डेटा का उपयोग हो सकता है, कोई इसको निकलवा कर किसी फ़ोन नंबर लेकर कोई क्राइम कर दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसको अपना PDF डॉक्यूमेंट कंप्रेस करना था, छोटे साइज़ का करना था, तो एक वेबसाइट पर उसने अपलोड किया और उस वेबसाइट ने उसको क्या किया, उसको कंप्रेस करके दे दिया। ये सबसे बड़ा गलत काम किया है आपने, अगर आपने भी किया है तो। उस वेबसाइट ने आपका PDF स्टोर कर लिया। अब उस PDF पर उसका है, अब वो जो मर्जी वो करे, उस PDF को बेच भी सकता है। आपके पास ऐसे ही थोड़ी ना अनचाहे लोगों के कॉल आने लग जाते हैं या अलग अलग कंपनियों कॉल आते हैं। ये सब डेटा इकट्ठे किया जाता है, डेटा माइनिंग की जाती है, बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। ऐसा काम कभी मत कीजिए। किसी ऐप के थ्रू आप कर लेते, फ़ोन में इंस्टॉल करके कोई ऐप, मैंने बताया भी था फॉर्म कैसे भरे में, उसमें मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट स्कैनर अपलोड कर लीजिए, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके या किसी भी तरीके से PDF में उसको बदल सकते हैं। किसी वेबसाइट पर PDF को अपलोड करके फिर उसको कंप्रेस मत किया कीजिए, वो वेबसाइट आपका PDF स्टोर कर लेता है। तो यही सब जो चीज़ें होंगी ना, किसी को भी अगर आप डेटा देंगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो उस डेटा को जिसको आपने दिया है उस व्यक्ति की होगी जिम्मेदारी कि इसके डेटा को सुरक्षित रखा जाए। और राइट टू फॉरगेट भी दिया जाएगा आपको कि उस डेटा, उस वेबसाइट से अपने डेटा को डिलीट करने का अधिकार भी आपको दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है इसमें, देखिए, चाहे वह संस्था निजी हो या सरकारी, उस संस्था की जिम्मेदारी होगी कि आपके डेटा को सुरक्षित रखा जाए। जैसे बैंक में आपने डेटा दिया, बैंक जाके बेच दिए, किसी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया, वहाँ पर आपने डेटा लिया और अलग अलग कोचिंगों से आपको कॉल आने लग जाते हैं, तो ये सब जिम्मेदारी किस होगी, तो उसकी संस्था की होगी। इनोवेशन की विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है ताकि डेटा सुरक्षा नियम की वजह से इनोवेशन प्रभावित ना हो। इसके लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जाएगा और इनोवेशन का काम पूरा होने पर इनोवेशन वाले स्टार्टअप को भी DPDP का पालन करना होगा। उसके बाद आप इस डेटा को डिलीट कर देंगे या इस डेटा को सही तरीके से रखना होगा, देश में ही रखना होगा, सुरक्षित तरीके से रखेंगे। जिसने डेटा दिया उसके कहने पर आपको हटाना भी पड़ सकता है। सरकार को विशेष परिस्थिति जैसे कि आपदा या मेडिकल प्लेटफॉर्म या मेडिकल इमरजेंसी या किसी के खिलाफ कानूनी जांच के दौरान बिना इजाज़त के निजी डेटा के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। सरकार के पास तो कुछ विशेष अधिकार होते ही हैं। कुछ आपने कांड किया या कुछ आपदा आ गई है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तो सरकार आपसे बिना पूछे भी आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकती है। आपका ब्लड ग्रुप भी आपका एक डेटा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेटा सुरक्षा के उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बार बार डेटा सुरक्षा नियम तोड़ता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की सिफारिश पर सरकार उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है। 250 करोड़ का नुकसान मतलब हर्जाना भरना पड़ेगा अगर आपने इसका उल्लंघन किया, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, अच्छा कानून है। 2 बार से अधिक नियम का उल्लंघन करने पर ब्लॉक कर दिया जाएगा आपके प्लेटफॉर्म को। अब मुश्किल तब होगी अगर सरकार का कोई प्लेटफॉर्म है, उसने उल्लंघन किया तो सरकार खुद ही से खुद को ब्लॉक करेगी क्या। डेटा सुरक्षा नियम के पालन के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन होगा। ये जब एक्ट पूरा बन जाएगा तब हम इसको डिटेल में देखेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ये प्रोटेक्शन बोर्ड वगैरह में पढ़ाऊंगा। बोर्ड की संरचना वगैरह भी आपसे PT एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। किसी व्यक्ति का डेटा लीक हो जाता है और इससे उसको नुकसान होता है तो उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का दावा सिविल कोर्ट में करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट जो होते हैं, सिविल न्यायालय जो होते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप अगर आपका डेटा का मिसयूज किया गया है तो आप वहाँ पर कोर्ट केस कर सकते हैं। जिस संस्था ने गलती की हो, चाहे वह स्वैच्छिक रूप से गलती स्वीकार करते हुए जुर्माना भर सकता है, उसके खिलाफ फिर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगर आपने गलती की है और आपसे डेटा लीक हुआ है, अगर आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, जुर्माना भरिए और घर जाइए। इस तरह का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। मतलब कि समझ गए होंगे आप लोग। अगला है कि 5 सालों में भारत के पास होगा अपना ध्रुवीय अनुसंधान ग्रह। देखो हो क्या रहा है, आर्कटिक और अंटार्कटिक ये दोनों ध्रुव हैं, खूब सारे बर्फ़ जमे रहते हैं यहाँ। धीरे धीरे यहाँ पर हो क्या रहा है ना, बर्फ़ पिघल रही है और जो वैज्ञानिक है, विशेषज्ञ हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है। तो ये किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है तो सबका है।
तो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने रिसर्च व्हीकल को लेकर जाते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं। भारत का भी गंगोत्री और कुछ कुछ नाम से अंटार्कटिका में 1-2 रिसर्च का केंद्र है जो चल रहे हैं अभी। ओके, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक बार नाम भी पूछ लिया था कि बताइए निम्न से कौन सा रिसर्च सेंटर भारत का अंटार्कटिका में अभी चल रहा है। देखिए क्या है, अंटार्कटिका में शोध कार्य के लिए भारत के पास 5 साल में अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान जहाज होगा। जहाज एक ऐसा होगा, पानी पर चलने वाला जहाज होगा, ध्रुवीय अनुसंधान जहाज, जिसमें वैज्ञानिक लोग बैठेंगे यहाँ से और कहाँ जाएंगे, अंटार्कटिका जाएंगे, वहाँ पर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए इस वित्त वर्ष में भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में कैबिनेट ने जहाज के अधिग्रहण के लिए 1051 करोड़ की मंजूरी दी थी। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन कंपनी को जहाज बनाने का ऑर्डर था, उससे कुछ शर्तें और बढ़ा दी, इसीलिए अभी नहीं है। 5 सालों में हम ध्रुवीय रिसर्च व्हीकल तैयार कर लेंगे, शिप तैयार कर लेंगे, और फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, शिप पर बैठकर ध्रुव पर रिसर्च करने के लिए जाएंगे। ओके, अगला आपका पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या है, भारत को इजरायली स्पाइक NLOS मिसाइल, NLOS मिसाइल, स्पाइक क्या कहा गया है इसको, स्पाइक NSOL मिसाइल मिली। कहाँ से खरीदा, किस देश से? पहला फीटी फैक्ट तो यही हो गया, इजराइल से खरीदा है हमने। पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना खुद को मजबूत कर रही है। वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। इसी क्रम में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिख रहा हो, और नॉन लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको नहीं दिख रहा हो उस पर भी आप निशाना लगा सकते हैं इससे, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है ना, मशीन को दिख रहा होगा, रडार को दिख रहा होगा, तो उस पर आप बिना देखे भी पहाड़ के पीछे जो छुपे हुए आतंकवादी होते हैं, दुश्मन होते हैं, खास तौर से उत्तरी सीमा पर हम इसको उपयोग करेंगे, क्योंकि उत्तरी सीमा पर पहाड़ों का युद्ध होता है। खास तौर से ITBP को इसीलिए ट्रेंड किया जाता है, ITBP, इन द तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो होती है, ये आपका सेंट्रल पुलिस फोर्स, इसमें सबसे अधिक ट्रेंड पुलिस फोर्स होती है ITBP। बहुत ही इसके अच्छे जवान होते हैं और बहुत ही हाई ट्रेंड जवान होते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में उनको लड़ना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ये लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं। तो ITBP वगैरह जो होती है पहाड़ों के युद्ध के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। ये तो थल सेना का हो गया, लेकिन वायुसेना भी तो उसमें मदद करेगी। तो पहाड़ों के पीछे छुपे जो दुश्मन होते हैं, जो नॉन लाइन ऑफ साइट में होते हैं, जो दिख नहीं रहे होते हैं, उनके लिए इस मिसाइल का उपयोग करेगी भारत की वायुसेना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए क्या है, इसके जरिए जरूरत पड़ने पर ऊंचाई वाले इलाके में दुश्मनों को टैंक को ध्वस्त किया जा सके। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इजराइल की खतरनाक स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत को दी जा चुकी है। वायुसेना जल्द ही इसका परीक्षण भी करेगी। भारतीय वायुसेना अपनी रूसी हेलीकॉप्टर बेरे को इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस कर रहा है। हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार रूसी हेलीकॉप्टर बेरे MI-17 V5 में इजरायली NLOS लगाने से यह इस संघर्ष की स्थिति में काफ़ी दूर से अपने निशाना को साध सकेगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इजरायली स्पाइक मिसाइल और नॉन लाइन ऑफ साइट से वाली मिसाइल है ये। ओके, अगला क्या है टॉपिक, अगला है, देखिए अपने देश में जाति को लेकर विवाद तो चलता ही रहता है, तो राजाओं को भी हथियाने का विवाद चलता रहता है। क्षत्रिय लोग बोलते हैं कि हमारे राजा थे, और गुर्जर लोग बोलते हैं कि हमारे राजा थे। किसकी बात हो रही है, तो महान मिहिर भोज की बात हो रही है। मिहिर भोज आपने पढ़ा होगा, प्रतिहार शासक, प्रतिहार वंश जो थे ये खुद को क्या कहते थे कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं। बहुत ही वीर वंशज थे। चूँकि 300 सालों तक इन्होंने अरबों को परास्त करके रखा, कहाँ पर, पश्चिमी सीमा पूरा इन्होंने प्रोटेक्शन दे रखा था भारत को। ऊपर में इन्होंने दे रखा था और नीचे राष्ट्रकूटों ने, बहुत ही महान शासक हुए थे। इसमें एक से बढ़कर एक शासक आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रकूटों में और प्रतिहारों में। तो इनके अब इनको क्लेम करने के लिए जंग चल रहा है भाई। उत्तर प्रदेश में, खासतौर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में मिहिर भोज जो है ये महान शासक है। तो ये कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये राजपूत थे, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये प्रतिहार गुर्जर थे। तो गुर्जर प्रतिहार उस वंश का नाम था। अब उसको राजपूत मानिए, लेकिन वो खुद को राजपूत बोलते थे क्योंकि लक्ष्मण के वंशज मानते थे। लक्ष्मण किससे हुए, तो लक्ष्मण क्या हो गए, तो लक्ष्मण हो गए आपके राजपूत। तो अब बताइए कौन से सही होंगे, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हुआ क्या, दादरी में, दादरी एक जगह है पश्चिमी यूपी में, वहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया था गुर्जर पति मिहिर भोज का। ओके, तो उसी के बाद से विवाद हो रहा है।
राजपूत दोनों समुदाय के दावों का विवाद निपटान कर ले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कमेटी गठन कर दिया है। इस कमेटी में दोनों समुदाय के अलावा इतिहासकार शामिल होंगे। कमेटी हाईकोर्ट में रिपोर्ट देगी। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए अगले आदेश तक विवादास्पद प्रतिमा को कवर करने का आदेश दे दिया है। उस प्रतिमा ने किसी का क्या बिगाड़ा, मिहिर भोज ने किसी का क्या बिगाड़ा? उनको थोड़ी ना पता था कि आने वाले समय मेरी प्रतिमा बनाएंगे और उसके लिए कोर्ट कमेटी गठित करेगी। मिहिर भोज का प्रतिमा दादरी में उद्घाटन किया गया, उसको ढक दिया है हाईकोर्ट ने कि इसको ढक दो, इससे कि विवाद हो। मिहिर भोज ने किसी का क्या बिगाड़ा? सुनवाई के दौरान इस मामले में गुर्जर संगठन की तरफ से अर्जी देकर इस मामले पर पक्ष बनाने की मांग की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस कर जवाब तलब किया। अब मैं आपको मिहिर भोज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि बहुत महान शासक हुए हैं। उनके दरबार में कुछ कवि भी रहते थे, जिनका नाम अगर आपको मुझे याद है तो बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, देखिए क्या है। गौरतलब है कि राजा मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के मध्य उन्हें अपने पूर्वज संबंधी मामले विवाद होता रहता है। मिहिर भोज के गुर्जर या राजपूत होने के संबंध उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में अरब यात्री सुलेमान का यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण है। इसने मिहिर भोज को जुर्ज अर्थात गुर्जर बताया था। क्या बताया था? गुर्जर बताया था। ये सब मार्शल कम्युनिटी होते हैं। मार्शल का मतलब होता है युद्धक समुदाय होते हैं। जैसे सिख हो गए, जैसे राजपूत हो गए, जैसे गुर्जर हो गए, जैसे जाट हो गए, ये मार्शल होते हैं। मार्शल का मतलब मार्शल रेस कहा जाता है। पठान हो गए, ये सब मार्शल क्यों कहलाते हैं? तो क्योंकि इनका शारीरिक क्षमता वैसा होता है जिस पर ये लोग युद्धक रहा है हमेशा। इनका युद्ध में ये लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उस तरह की कम्युनिटी होती है। उल्लेखनीय कि मिहिर भोज 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जिनका साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक, कश्मीर से उत्तर महाराष्ट्र तक विस्तृत था। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। ये विष्णु भक्त थे, विष्णु भगवान के पूजक थे। विष्णु के समान सम्मान वाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। वाराह की उपाधि किसने धारण की है? ये यूपी वालों ने पूछा है ये, इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप इसको ध्यान रखिएगा। मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन उनके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किया गया। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो मिहिर भोज से संबंधित है ये। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, पाल प्रतिहार और गुर्जर त्रिपक्षीय संघर्ष आपने पढ़ा होगा। मिडिवल हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है 11th का, त्रिपक्षीय संघर्ष। उसमें ये तीनों आपको लड़ते मिलते हैं। किसके लिए? कन्नौज को लेकर लड़ते मिलते हैं। मिहिर भोज की खासियत ये है कि शुरुआत में बहुत सारे युद्ध में हारते हैं मिहिर भोज। राष्ट्रकूट भी हरा देते हैं, पाल शासक भी हरा देते हैं। उसके बाद फिर अपना ये उत्थान करता है तो सबको फिर धूल चटा के रख देता है। इसलिए होता है महान आदमी कोई हार जब जाता है तो महान आदमी की यही पहचान होती है कि वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है। ओके, चलिए बिहार स्पेशल हम करते हैं। बिहार स्पेशल करके फिर अपना लेक्चर समाप्त हो जाए। क्या है बिहार स्पेशल में आज कि डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ल बने हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष। 9 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वन सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पीटी फैक्ट है आपके लिए। उल्लेखनीय कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ल ने बोर्ड के निर्वाचन अध्यक्ष अशोक कुमार घोष का स्थान लिया है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस पद पर नियुक्ति होने के पूर्व डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ल बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जो अपना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड था उसके अध्यक्ष रहे हैं। अभी ये किसका बन गए? तो राज्य जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष बन गए डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ल। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कैसा लगा है लेक्चर ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ और सुधार करने की कोशिश की, और नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।